हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एके हैप केमिस्ट्री में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि जो हमारा लेक्चर चालू है अभी वो कौन सा है टॉपिक, द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जैसे आपको थंबनेल में दिख रहा है द सॉल्यूशन। भैया इस बिलियन चैप्टर में काफ़ी कुछ हम लोग देख चुके हैं, जैसे राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, या अणुसंख्य गुणधर्म था। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो क्या था, हमारा अणुसंख्य गुणधर्म। भैया अणुसंख्य गुणधर्म में दो चीजें हम कंप्लीट कर चुके थे, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। भैया परासरण दाब क्या है। यह टॉपिक आपका बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि यहां से परीक्षा में आपके 100% प्रश्न आने वाले हैं। चलिए देखते हैं हमारा क्या है। देखिए यहां पर चैप्टर का नाम क्या है हमारा, द सॉल्यूशन बिलियन। तो जैसा कि यूट्यूब चैनल पर एके हैप केमिस्ट्री से जो हमारा चैनल है, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लासें प्रोवाइड कराई जा चुकी हैं। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलते हैं बालक अपने चैप्टर पर। देखिए जैसा कि हमारा टॉपिक का नाम क्या था, परासरण दाब। ठीक है ना, क्या था हमारा, परासरण दाब। भैया इसको परासरण दाब को कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन यहां पर एक बात आप समझ ले पहले कि यह परासरण होता क्या है। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि परासरण किसको हम कहने वाले हैं। दाब की तो बात बाद में है, पहले तो हम परासरण को देखने वाले हैं। भैया परासरण का मतलब होता है कि जब दो अलग सांद्रता वाले विलयन को हम पृथक रख दें, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा। ठीक है, जैसा कि अब यहां पर समस्या आ जाती है कि अर्धपारगम्य झिल्ली का मीनिंग क्या होता है। देखो हम क्या जानते हैं कि भैया अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसा झिल्ली होता है जिसके अंदर से विलायक के अणु पार हो जाएं, लेकिन विलेय के अणु जो हैं वो पार ना हो पाए। जैसे जितने प्लांट के सेल्स होते हैं वो आपके पाए जाते हैं। आपके जो त्वचा है, स्किन है, ये भी आपका है। इसको ना सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, बकरे का आंत जो होता है ये भी है आपका। अंडे के अंदर जो पन्नी होती है, झिल्ली होती है, वो भी आपका होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। आप सपोज करो जैसे मटका है, मिट्टी का मटका है, उसके अंदर अगर पानी भरा हो तो आप जानते हो कि वहां से मिट्टी के कण बाहर नहीं जाते, पानी का कण जो है वो रिस कर बाहर की ओर चला जाता है। तो अब यहां पर हम जैसे मान लें कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसके बीच में हम छिद्रित एक पर्दा लगा देते हैं, जिसको कहा जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये इसको क्या कहेंगे हम, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अब यहां पर दोनों साइड में हम दो भिन्न भिन्न प्रकार के विलयन को रख देते हैं। इस साइड में एक विलयन है और दूसरे साइड में एक विलयन और है हमारा। ऐसा हम किसी एक को निम्न सांद्रता मान लें, किसी एक को हम उच्च सांद्रता मान लें, या तो ऐसा भी आप कर सकते हो कि एक साइड में आप विलायक मान लो कि भैया हमारा विलायक है, और दूसरी साइड क्या है, हमारा विलयन है। ठीक है, आप जानते हो कि विलायक में केवल ए अकेले होता है, बस बी इसमें नहीं है। विलयन का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ए हो प्लस क्या हो, हमारा बी हो। बी को क्या कहते हैं, हम विलेय कहते हैं। अब सोचो कि विलायक की तुलना में विलयन जो होता है हमारा गाढ़ा होगा, तो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उच्च सांद्रता। ठीक है, इसको क्या कहेंगे बालक, उच्च सांद्रता। और विलायक हमारा क्या हो गया अब, इसकी तुलना में निम्न सांद्रता। निम्न सांद्रता। देखो जब हम किसी विलायक को उसके विलयन से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखते हैं, तो जो विलायक की अणुएं है ना, ए जो है ये इस अर्धपारगम्य झिल्ली से पार होके किस तरफ जाता है, विलयन की ओर। मतलब कि निम्न सांद्रता से विलायक की अणुएं कहां जा रही हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाती हैं। यही घटना को क्या कहते हैं हम, परासरण कहते हैं। इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब देखते हैं हमारा क्या है। देखो यहां पे क्या है कि जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एसपीएम मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन,
ठीक है ना, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो निम्न सांद्रता वाले विलयन से विलायक के अणु उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, उसे उस विलयन का क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर भैया दो सांद्रता को अलग अलग रखा गया है। जैसे यहां पर देख लो कि एक हमारा विलयन जो है ये वाला, ये विलयन जो है हमारा, इसको बोलते हैं हम कि ये कैसा है, हमारा निम्न सांद्रता है, निम्न सांद्रता है। वैसे भी दिख रहा है आपको, इनमें इनके अंदर पार्टिकल देखो ये जो है थोड़ा सा कम दिख रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखो आपको ज्यादा दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ज्यादा वाले को उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता। ठीक है, अगर हम देखें उच्च सांद्रता और निम्न सांद्रता में, भैया जो निम्न सांद्रता है इसके अंदर विलायक के अणु ज्यादा है, उच्च सांद्रता में किसके अणु ज्यादा है, विलेय के अणु ज्यादा है। तो होगा क्या कि निम्न सांद्रता से जो विलायक की अणुएं होती हैं वो किस तरफ जाने लगती हैं, विलयन की ओर। कहां जाने लगेंगी, हमारा विलयन की ओर। ठीक है ना, ये यहां पर क्या होगा, हमारा इस ओर जाने लगेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ। तो हम क्या बोलने वाले हैं कि निम्न सांद्रता को उच्च सांद्रता वाले विलयन से, अर्धपारगम में ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये कैसा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम झिल्ली है। तो इस झिल्ली से विलायक के अणुएं कहां जा रही हैं, उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर जाती हैं। तो इसी घटना को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोसिस। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, परासरण कहने वाले हैं। दूसरे लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हो कि जब किसी विलायक को उसके विलयन से, कहां से, उसके विलयन से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो विलायक के अणु जो है विलयन की ओर गति करने लगते हैं, इसी को क्या कहेंगे, हम परासरण कहेंगे। भैया हमारे पास दोनों ऑप्शन है, तो जो आपको पसंद आए डेफिनेशन आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत ना है। या तो दो अलग भिन्न सांद्रता वाले के ऊपर बात कर लो, या तो आप विलायक और विलयन की बात कर लो। अब यहां पर देखो, जैसे ये क्या है हमारा, ये हमारा विलयन है भैया, ये विलयन है, और इस साइड का है हमारा, ये विलायक है। आप देख रहे हो कि विलायक से विलयन की ओर क्या है, ये गति कर रहे हैं, और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ। ये जो है आपका अर्धपारगम झिल्ली। तो क्या कहानी समझ में आई, अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा विलायक की ओर ये विलयन की ओर गति करती हैं, कौन से, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। तो उसी को क्या कह देते हैं हम, ऑस्मोसिस या परासरण कह देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपके बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए भैया, अब हम बात करने वाले हैं किसकी, परासरण दाब की। भैया परासरण दाब क्या है हमारा, ये परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, जो परासरण की क्रिया भी देखे थे आप, परासरण की क्रिया में क्या देखे थे आप, ये हमारे पास विलयन है और इसको हम किसी अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग रखते हैं। तो एक साइड में हम मान लेते हैं यहां पर क्या है, विलायक है, विलायक है, और दूसरी साइड में क्या है हमारा, विलयन है। ठीक है, तो अभी अभी हम देखे थे कि जो विलायक के अणुएं हैं वो किसकी ओर जाती हैं, कहां जाएंगे भैया, विलयन की ओर। ठीक है, विलायक की अणुएं कहां जाती हैं, विलयन की ओर। जब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक की अणुएं गति करती हैं तो इसी को हम क्या कह देते थे, परासरण कह देते हैं। लेकिन अगर कि परासरण को रोका जाए, मतलब इधर से दाब इतना लगाओ कि जो विलायक की अणुएं विलयन की ओर जा रही है वो जाने ही ना पाए, मतलब रुक जाए। जितनी ताकत लगा के आप इस परासरण की क्रिया को रोके हो वही दाब क्या कहलाएगा, आपका परासरण दाब कहलाएगा। बात क्लियर है कि परासरण की क्रिया, अगर परासरण क्रिया एकदम क्लियर होगा तो ये पॉइंट आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर परासरण की क्रिया जो हो रही है उस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत दिशा में जितनी ताकत लगाओगे, उपयुक्त जितना दाब लगाओगे, वही दाब आपका क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाने वाला है। बात समझ में आ रही है? अब ऐसे समझो आप कि अगर कोई आपको धक्का लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। लेकिन अगर आप उसके विपरीत धक्का लगाते हो, इतना धक्का लगाओ कि वो आपको धक्का ना लगा पाए, दोनों लोग रुक जाओ बीच में, तो ऐसी घटना को जितनी ताकत से आप उसको रोक दिए हो धक्का लगाने से, उसी घटना को क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर कहने वाले। अब वही चीज यहाँ पे है कि विलायक से विलयन की ओर विलायक की अणुएं गति करती है तो ऑस्मोसिस कहलाता है।
लेकिन भैया अगर इसी क्रिया को हम रोक दे, जितना उपयुक्त दाब लगा के हम रोक देते हैं, उसी क्रिया को क्या कहते हैं हम? ऑस्मोटिक प्रेशर कहने वाले हैं। बात क्लियर? चलते हैं अब यहां पर देखते हैं डिफिनीशन में क्या लिखा है हमारे। यहां लिखा है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उसके विपरीत लगाया गया उपयुक्त दाब क्या कहलाता है भैया? परासरण दाब कहलाता है। इसे किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे हम? पाई से प्रदर्शित करने वाले हैं, ठीक है ना। अब पाई का मान 22/7 नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो, यह एक कैसा है? अणुसंख्य गुणधर्म में आता है आपका। यह है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपकी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप 4 पढ़े थे, क्या था? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, और क्या है आपका? परासरण दाब, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट था आपका कि परासरण दाब क्या होता है, किस चीज का था? ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही था। बात समझ में आ रही है भैया? परासरण दाब, जो ये परासरण दाब होता है, अब इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। तो अगर इसको हम सूत्र में देखते हैं तो परासरण दाब पाई बराबर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी के, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? यहां हम कहने वाले हैं कि पाई जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? सी के। क्योंकि आपको पता हो कि भैया सी बराबर होता है यम। यम का मतलब होता है मोलर, मोलर सांद्रता। बात समझ में आ गई? कि सी क्या है आपका? मोलर सांद्रता है, मतलब मोलैरिटी है। चाहे आप यम यूज करो चाहे सी यूज करो, बात एक ही है। सी का मीनिंग आप दिमाग में डाल के रखोगे, क्या है? मोलर सांद्रता है, ठीक है। अब चलते हैं, इस सूत्र को हम डिफाइन करने वाले हैं कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी किस प्रकार से होता है। और यह स्थिति कब होता है भैया? स्थिर ताप पर, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे? स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब पाई उसके मोलर सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रता के क्या होता है? समानुपाती होता है। बात क्लियर है? चलो अब हम यहां पर इस फॉर्मूले को चेक करते हैं। अभी हमें क्या मिला था कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था हमारा? सी था, ठीक है भैया। इसी को हम देखने वाले हैं। तो इसको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वांट हाफ नियम यूज करते हैं, ठीक है ना। वांट हाफ जो नियम है ये डिफाइन करता है आपका किस चीज को? इस फार्मूले को। चलो, तो वांट हाफ नियम यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? आदर्श गैस नियम लागू किया जा सकता है। ये जो फार्मूला है क्या है आपका? आदर्श गैस समीकरण। आप क्या बोलोगे भैया? कि परासरण दाब को व्यक्त करने के लिए आदर्श गैस नियम लागू किया जा सकता है। मतलब जो परासरण दाब की क्रिया है इसको व्यक्त करना है, अगर आपको बताना है तो क्या करोगे आप? आदर्श गैस नियम को लागू करोगे। भैया आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आइडियल गैस कांस्टेंट या इक्वेशन क्या होता है? पीबी बराबर एनआरटी होता है, ठीक है ना। फार्मूले में आप क्लास 11th में आप पढ़े थे आदर्श गैस इक्वेशन, ठीक है ना, आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या होता है आपका? पीबी बराबर एनआरटी होता है। भैया अगर इसी को हम, ये किसके लिए है बात कर रहा है? गैस के लिए। ये गैस के लिए बात कर रहा है। हम किसके लिए काम करने वाले हैं? विलयन के लिए, ठीक है ना। यहां पर जो बात करने वाले हैं विलयन के लिए। तो भैया पाई क्या है? परासरण दाब है। किसका परासरण दाब है? ये गैस का, ठीक है ना, गैस का। लेकिन अगर हम विलयन के लिए बात करें, विलयन के लिए परासरण दाब क्या होता है? पाई होता है। पाई किसके लिए है? विलयन का परासरण दाब। आप लोग इसको नोट डाउन करते ही चलेंगे, ठीक है ना। तो पाई, ये पी क्या है हमारा? ये पी जो है आपका क्या है? परासरण दाब गैस का है, ठीक है ना, गैस का परासरण दाब है। तो विलयन के लिए क्या होता है हमारा? पाई होता है। भैया वी क्या है? विलयन का आयतन है, ठीक है ना। गैस के विलयन का आयतन है, तो यही विलयन के लिए भी होगा। तो यहाँ पे आपको होना चाहिए था गैस का आयतन, ठीक है ना। क्या होना चाहिए था यहाँ पर? गैस का आयतन, ठीक है ना। ये क्या होगा भैया? आपका
गैस का आयतन, 1 मिनट, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे हम गैस का आयतन। तो बिलियन के लिए भी यही होगा, वी, क्या बोलेंगे, वी, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन। ठीक है, इस साइड में हम गैस के लिए बात कर रहे हैं और उस साइड में किसके लिए बात कर रहे हैं, बिलियन के लिए बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे यन क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, गैस के विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो अब इस साइड में क्या हो जाएगा, एनबी, यहां बोलेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्योंकि विलेय का सिंबल जो होता है बी होता है और मोलों की संख्या क्या होती है, एन होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एनबी हो जाएगा। आर क्या है, सर्वात्रिक गैस स्थिरांक, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इस जगह पे जैसे यहां पर भी मिस्टेक है, यहां बिलियन के लिए नहीं बात कर रहा है, ये क्या होता है, गैस के लिए है। ठीक है, ये गैस के लिए है। तो यहां पर देखो, ये क्या है, गैस के मोलों की संख्या, यहां लिखेंगे हम गैस के मोलों की संख्या, और यहां पर भी लिखेंगे गैस स्थिरांक, सर्वात्रिक, सर्वात्रिक, या लिख दे रहे हैं गैस, 1 मिनट, सर्वात्रिक गैस स्थिरांक आर बराबर, अब यही चीज आपके लिए बिलियन के लिए हो जाएगा, बिलियन। ठीक है, और टी क्या है हमारा, परमताप है। तो हमारा इक्वेशन जो है गैस वाला वो किस में परिवर्तित हो चुका है, बिलियन में परिवर्तित हो चुका है। ठीक है, चलो चलो देखते हैं भैया, अब इसी को हम फॉर्मूले को हम इसके ऊपर लागू करते हैं, देखते हैं क्या लागू होता है। चलो, तो भैया पीवी बराबर एनआरटी को हम लागू करते हैं, तो पी के स्थान पे बिलियन में हमारा क्या मिला है, पाई मिला है, पाई। वी के स्थान पे इसमें भी हमारा वी मिला है, बराबर एन के स्थान पे क्या मिला है हमारा, एन बी मिला है, और आर उतना ही रहेगा, आर और टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, बिलियन के लिए, ये क्या था हमारा, गैस के लिए, हमें बिलियन के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब ये अगर हम v को उधर लेके जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई बराबर एन बी अपान वी इंटू आर टी, यही होगा। लेकिन आपको एक बात पता है क्या, क्योंकि एन बी अपान वी बराबर होता है एम, मोलैरिटी, मोलरता में आप पढ़े थे कि विलेय के मोलों की संख्या पर लीटर में क्या होता है, मोलरता कहलाती है। और यम को हम क्या लिख सकते हैं भैया, सी लिख सकते हैं, मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अब हम इसको यहां पे रख दें तो क्या मिलने वाला है हमारा, देखो यहां मिल जाएगा हमारा पाई बराबर सी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन मिल चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, आप जानते हो कि आर जो है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी क्या है आपका, परम ताप है। तो अब यहां बात करेंगे हम कि अगर ताप को भी स्थिर कर दिया जाए तो क्या बोलेंगे हम, स्थिर ताप पर। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, स्थिर ताप पर। तो क्या हो जाएगा हमारा टी भी कांस्टेंट हो जाएगा, आर भी हमारा कांस्टेंट है। भैया कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट होता है, जो नया कांस्टेंट होता है वो इक्वल साइन के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आई, तो मतलब यहां जो बराबर का साइन है, ये दोनों कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट लाएंगे जिसको क्या कहते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमारा, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। देख लो यही फॉर्मूला आ गया आपका। अब यहां अच्छी सी परिभाषा आप लिखोगे, परिभाषा आपकी परिभाषा क्या होने वाली है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, आप रफ पेन में यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो क्या ये कहानी समझ में आई कि जो परासरण दाब था वो किस आधार पे
आपका यह नियम लागू होता है। और आदर्श गैस या वांट हाफ का नियम हम कैसे लागू करते हैं, और जो हमारा फार्मूला है कैसे परिवर्तित हुआ किसमें, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी में। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे देखते हैं भैया। अब ये कह रहा है हमारा कि विलयन के प्रकार, भैया विलयन जो है हमारे वो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, ठीक है ना। ये प्रासंगिक क्रिया जो है ना आपके 3 टाइप की होती है। कौन कौन सा है देखते हैं। पहला आपका क्या है, समपराश्रयी विलयन, दूसरा क्या है हमारा अल्पपराश्रयी विलयन, और तीसरा क्या है हमारा उच्च या अति पराश्रयी। दोनों बात ही की है, यहां पर उच्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उच्च या अति, ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक, 3 टाइप के आपके विलयन होते हैं भैया। समपराश्रयी, यहां पर देखो एक शब्द लिखा हुआ है सम। सम का मतलब क्या होता है, समान। समान का मतलब होता है बराबर। क्या चीज बराबर हो, परासरण दाब। जब 2 विलयनों का परासरण दाब बराबर हो तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं हम, समपराश्रयी। एक विलयन हमारे पास है, एक तुम्हारे पास है, हमारे विलयन का परासरण दाब तुम्हारे विलयन के परासरण दाब से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, मतलब बराबर है। तो ऐसे विलयन को क्या बोलोगे, समपराश्रयी विलयन। तो आप डिफिनीशन में क्या बोलोगे कि किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से क्या हो, समान हो। तो ऐसे विलयन को क्या बोलोगे आप, समपराश्रयी विलयन, जिसके परासरण दाब क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा अल्पपराश्रयी विलयन, तो जिसका परासरण दाब क्या हो, कम हो। अल्प का मतलब होता है कम। हमारा वाला विलयन का परासरण दाब तुम्हारे विलयन से क्या है, कम है, तो हमारा विलयन कैसा हुआ, अल्पपराश्रयी। लेकिन तुम्हारा विलयन कैसा हुआ भैया, उच्च पराश्रयी, कि जिसका परासरण दाब क्या हो, अधिक हो। 2 विलयन में एक का ज्यादा होगा तो दूसरे का कम होगा, अगर दूसरे का ज्यादा है तो पहले का कम होगा। तो एक दूसरे के क्या है, हाइपो और हाइपरटोनिक है। बात समझ में आ रही है। तो भैया हम बात करने वाले हैं किसके लिए, समपराश्रयी विलयन के लिए। देखो तो यहां बात करेंगे हम समपराश्रयी विलयन। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। समपराश्रयी का मीनिंग ही समझ में आ गया कि दिए गए विलयन का परासरण दाब किसी विलयन से क्या हो, समान हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समपराश्रयी विलयन कहेंगे। चलो देखते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये 2 विलयन है, ठीक है। इसका पाई 1 जो है वो इक्वल किसके है, इसके पाई 2 के, मतलब इसका परासरण दाब दूसरे वाले विलयन के परासरण दाब के इक्वल है। तो इस सॉल्यूशन को हम फर्स्ट मान लें, इस सॉल्यूशन को हम क्या मान लें, सेकंड मान लें। भैया पहले विलयन के लिए परासरण दाब का क्या नियम होता है, चलो देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्रथम विलयन का परासरण, प्रथम विलयन का परासरण दाब क्या होगा, पहले विलयन का होगा पाई 1 बराबर किसके, C1 RT के। भैया R और T क्या है आपके, कांस्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम दूसरे के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, द्वितीय विलयन का परासरण दाब। भैया दूसरे विलयन का परासरण दाब क्या है हमारा, पहले वाले का पाई 1 माने थे, अभी पाई 1 मानेंगे तो C1 हो जाएगा, तो दूसरे वाले का हो जाएगा पाई 2 बराबर C2 RT। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब यहां पर भैया समीकरण 1 और 2 में आपको दिख रहा है कि यहां पर ये क्या कह रहा है कि दोनों का परासरण दाब क्या है, इक्वल है। तो अब हम क्या बोलेंगे कि समपराश्रयी विलयन के लिए, यहां बोलेंगे हम क्या, विलयन समपराश्रयी हो तो, विलयन समपराश्रयी हो तो अगर विलयन कह रहा है कि समपराश्रयी है तो भैया पहले वाले का परासरण दाब दूसरे वाले का परासरण दाब क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब क्या है आपका, पाई 1 इक्वल किसके,
पाई टू के, यही तो होगा। अब यहां पर अगर हम इन दोनों की बात कर लें तो भैया इसका C1 और C2 भी तो इक्वल होगा, क्योंकि R और T RT दोनों में इक्वल है, ये कट गए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, C1 इक्वल किसके हो गया, C2 के हो गया, C2 हो गया। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर परासरण दाब इक्वल है तो उसका मोलर कंसंट्रेशन भी क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। चलते हैं, बस काम तो हमारा यहीं पर खत्म है, लेकिन आगे आपको दिखाते हैं कि सवाल में अगर घुमा दिया या एक्स्ट्रा में पूछ दिया तो क्या करने वाले हैं। अब देखो भैया, तो आप जानते हो कि पाई 1 बराबर क्या होता है, पाई 2, और C1 बराबर किसके होता है, C2 के। यह भी फार्मूला आप देखे थे अभी जस्ट, ये नीचे देखो कि अगर परासरण दाब इक्वल है तो उसका क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन भी इक्वल होता है। ऐसी कंडीशन में तो आपको यह भी पता है कि C1 C बराबर क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये होता है WB, ऐसा ना समझ में आए ऐसा मानो आप, C बराबर क्या होता है आपका, M होता है, और M बराबर किसके होता है, WB इंटू 1000 अपान MB इंटू V, यही होता है भैया। अगर हम 1 लीटर में आयतन में परिवर्तन ना करें, 1 लीटर आयतन में परिवर्तन ना करें, तब की कंडीशन में हमारा क्या मिलने वाला है, WB अपान MB बराबर क्या होता है आपका, ये होता है NB। आप पढ़े थे कि विलेय का मोल जो होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेय का अणुभार होता है। ये भेजा में डाल लेना आज के बाद कि किसी भी विलेय का जो मोल होता है उस विलेय के द्रव्यमान और उसके अणुभार के इक्वल होता है। अगर यहां समस्या आई तो जान लेना कि 0 बेस पे हो अभी, और परीक्षा में क्या करके आओगे ये तुमको खुद अंदाजा होगा, ठीक है। चलो भैया, अगर इतने को हम इक्वल मान ले तो इतने का मान हमारा तो मिल गया NB। भैया अगर हम C1 की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, NB 1 के लिए। ऐसे हम अगर बात कर लें क्या C2 के लिए तो क्या हो जाएगा हमारा NB 2। अभी आपने कहा कि C1 बराबर किसके है, C2 के, तो मतलब भैया हमारा NB1 इक्वल है किसके, NB2 के। ये भी तो हो सकता है, मतलब उसका मोल जो है विलेय का, दोनों घटकों में विलेय का मोल जो है वो भी क्या है, इक्वल है। चलो अगर हम इसमें इन दोनों को निकाल लें तब क्या करोगे, तो आप जानते हो कि C1 बराबर WB1 अपान MB1, और C2 बराबर क्या होता है आपका, WB2 अपान MB2। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों को रख दो आप, क्या मिला आपका, WB1 अपान MB1 बराबर किसके, WB2 अपान MB2। देखो जहां भी जाना है आप जा सकते हो, कोई समस्या ना है। मोल आपसे पूछे, मोल के लिए है आपका फार्मूला। द्रव्यमान और अणुभार पूछे तो यहां निकाल सकते हो आप। अगर परासरण दाब दिया है तो डायरेक्ट यहां निकालो। अगर उसका मोलर कंसंट्रेशन दिया है तब के कंडीशन में यहां से आप निकालो। अब देख लो यहां पर क्या क्या आपको करना है, ठीक है। तो ये लागू किसके ऊपर होता है, हमारा समपराश्री विलयन के लिए, ठीक है भैया। तो समपराश्री विलयन का मीनिंग क्या हुआ कि जब किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से बराबर हो या उसके बराबर होता है तो उसी को क्या कहते हैं, हम समपराश्री विलयन कहने वाले हैं। और ये इसका एक क्वेश्चन है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। चलो अब देखते हैं हम दूसरा भैया, सेकंड हमारा क्या था, अल्प पराशरी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। भैया हाइपोटोनिक क्या है, जैसे यहां पर हम लिए एक विलयन और दूसरा विलयन ये रहा हमारा, ठीक है ना। इसका हम मानते हैं कि पाई 1 है और इसका क्या है, पाई 2 है। अब इनमें दोनों का परासरण दाब इक्वल नहीं है, किसी एक का आप ज्यादा मान लो, चाहे तो पाई 1 का मान लो चाहे तो पाई 2 का मान लो। तो एक विलयन का ज्यादा है तो दूसरे का होगा कम होगा। हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है, ये हमारा सेकंड सोल्यूशन है, ये 2 विलयन हो गए। तो अब डिफिनीशन में क्या बोलोगे
किसके लिए? अल्प परासरण के लिए बात कर रहे हैं। तो किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन से यदि का हो, कम हो, क्योंकि भैया ये कम है और ये क्या है हमारा, ज्यादा है। इधर खड़े हो जाए। चलो अब हमने कहा कि इस विलयन की हम बात करने वाले हैं इधर से। भैया किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से क्या हो, कम हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? अल्प परासरी विलयन। अल्प का मतलब होता है बच्चा कम। दूसरा हम क्या बात करने वाले हैं? उच्च परासरी। उच्च परासरी विलयन। देखो उच्च का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब की बार हम विलयन ये वाला ले लिए, फर्स्ट वाला। हमने कहा अब की बार ये हमारा विलयन है। भैया इस विलयन का परासरण दाब उस वाले विलयन से क्या है? ज्यादा है। तो क्या बोलेंगे? किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से ज्यादा हो तो क्या होता है? उच्च परासरी विलयन। तो क्या दोनों मीनिंग समझ में आया? इधर खड़े होते हैं तो क्या होता है हमारा? अल्प परासरी विलयन, और इधर आके खड़े हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? उच्च परासरी विलयन। क्योंकि हम इस विलयन की बात करेंगे तो इसका हम तुलना करेंगे, इस विलयन की बात करेंगे इसका तुलना करने वाले हैं। तो दोनों की मीनिंग समझ में आ गई। अल्प परासरी विलयन क्या मतलब है? कि किसी विलयन का परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम हो तो क्या होगा? अल्प परासरी विलयन। और दिए गए विलयन का परासरण दाब किसी विलयन से क्या हो? ज्यादा हो तो उसको क्या कहने वाले हैं हम? उच्च परासरी विलयन। क्लियर है? चलते हैं। अब बात आता है हमारा कि विलयन के प्रकार। भैया विलयन के प्रकार अभी देखे थे क्रिया के आधार पर। अब यहां परासरण क्रिया के आधार पर हम देखने वाले हैं कि ऑस्मोसिस कितने टाइप का होने वाला है, कैसे होने वाला है। देखो आप जानते हो कि अगर किशमिश हो या सूखा हुआ साबुत चना हो, राजमा हो, दाल हो, जो सूखा हुआ होता है, जिनमें से पानी निकल चुका हो, अगर आप इसको पानी में डालते हो तो कुछ समय के पश्चात आपको क्या मिलता है कि इसका आकार बड़ा हो जाता है, मतलब फूल जाता है। होता क्या है घटना? होता घटना यह है, अब यहां पर देखो लिया गया है क्या? हमारा किशमिश है ये, ठीक है बालक। अगर इस किशमिश को हम क्या करें? इस पानी के अंदर डाल दिए, देखो डाल चुके हैं, और शायद आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहां से ये विलायक की अणुएं इसकी झिल्ली से पार होकर क्या कर रही हैं? इसके अंदर घुस रही हैं, अंदर की ओर। कहां जा रही हैं? इस किशमिश के अंदर जा रही हैं। बाहर से अंदर की ओर जाना क्या कहलाता है आपका? अंतः परासरण। भैया परासरण क्रिया के आधार पर दो हो गए। पहला क्या हो गया आपका? अंतः परासरण, ठीक है। पहला क्या हो गया आपका? अंतः परासरण। भैया अंतः परासरण का मीनिंग क्या हो गया? जब विलायक की अणुएं किसी निकाय के, ये जो आपका किशमिश है ना, ये निकाय है, सिस्टम है, तंत्र है, ठीक है ना। जब किसी निकाय के अंदर अर्धपारगम झिल्ली से प्रवेश करती हैं तो उसी को क्या कहते हैं भैया? अंतः परासरण कहते हैं। जैसे फॉर द एग्जाम्पल किशमिश है आपके पास, साबुत चना है, राजमा है, दाल है, इनको अगर आप पानी में डालते हो तो कुछ समय के पश्चात देखते हो क्या कि उसका आकार जो होता है ना, फूल जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है। देखो अब इसको हम किशमिश को थोड़ी देर के लिए पानी में छोड़ दिए थे, इसके पानी के अणु जो है इसके अंदर की ओर जाने लगे तो अंतःपरासरण हुआ। जब इसको बाहर निकाले तो ये फूल के क्या हो गया? हमारा अंगूर जैसे बन गया। देखो डाले थे किशमिश, निकला का अंगूर। कारण क्या था? क्योंकि विलायक की अणुएं इस किशमिश के अंदर जाने लगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? अंतः परासरण कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। क्लियर है? आप यहां पर देखो क्या कह रहा है? किशमिश को पानी में रखने पर फूल जाना इंडो ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। किशमिश की कोशिकाओं में पानी बाहर से अंदर में प्रवेश करता है, मतलब बाहर से अंदर की ओर पानी क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। यह इंडो ऑस्मोसिस का उदाहरण होता है। बातें क्लियर है? सेकंड क्या है बालक? सेकंड है आपका बाह्य परासरण। इसको कहते हैं हम एक्सो ऑस्मोसिस। क्या कहें? यहां लिखा हुआ है देखो, इंडो और एक्सो, इसमें दोनों दिखाया गया है कि अगर किसी किशमिश को, ब्लैक वाले किशमिश को डाल दिया गया पानी में, देखो यहां पर ये इसके विलायक के अणु इसके अंदर जाने लगी, ये बेचारा फूल गया, फूल के आकार में बड़ा हो गया। लेकिन अब यहां पर क्या है? यहां पर क्या डाले हैं? पानी के अंदर डाले हैं। लेकिन अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल दें, किसी ऐसे विलयन के अंदर हम किसी
फूले हुए अंगूर को डाल देते हैं जिसका सांद्रता बहुत ज्यादा हो। इस विलयन का है सांद्रता बहुत ज्यादा है। भैया किसी गाढ़े या उच्च सांद्रता वाले विलयन के अंदर यदि किसी पदार्थ को डाला जाता है तो क्या होगा कि इसके पानी के अंदर के ये जो इसके अंदर है ना पानी के कण या जो भी कण है वो क्या करते हैं बाहर की ओर जाना चालू कर देते हैं। ठीक है, अंगूर को नमक के या तो चीनी के चाशनी में डुबा देते हो तो कुछ समय के पश्चात क्या होता है कि इस अंगूर के अंदर जो कण थे विलायक के वो निकल के कहां चले जाएंगे उस विलयन के अंदर चले जाते हैं। अब जब पानी इनसे निकल के बाहर चला गया भैया क्या होगा ये सिकुड़ जाएगा और इसका सिकुड़ जाना क्या कहलाता है एक्सोऑस्मोसिस कहलाता है। बातें क्लियर है कि विलायक की अणुएं उस निकाय से विलयन की ओर गति करने लगी, यहां से निकलकर कहां जाने लगी बाहर की ओर जाने लगी। तो ये जो अंगूर था ये क्या हो गया है सिकुड़ गया है। ठीक है तो इसको क्या कहेंगे अंतःपरासरण और ये क्या है हमारा बाह्य परासरण है। उम्मीद करते हैं कि क्लियर समझ में आया होगा। चलो अब ये कुछ क्यूज है एमसीक्यू चेक कर लेते हैं क्या है। देखो जो भी पढ़े थे उसी से संबंधित है। आप लोग ऑप्शन मारेंगे ठीक है ना, हमारे सॉल्व करने से पहले ही आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताएंगे। जैसे पहले देखो परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली से किसका प्रवाह होता है। अभी बताए थे कि किसका प्रवाह होता है जब उच्च सांद्रता वाले निम्न सांद्रता से पृथक रखा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली से तो निम्न सांद्रता से विलायक की ओर कहां जाती है उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर। तो चेक करो कहां है विलायक है, ये रहा आपका। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्या होगा विलायक के अणु जो होते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से परासरण क्रिया में गति करते हैं। क्लियर है। चलो सेकंड, संपराश्री विलयन में निम्नलिखित में से क्या समान होता है। भैया क्या समान देखे थे आप, वाष्पदाब समान देखे थे कि हिमांक देखे थे, क्वथनांक देखे थे या मोलर सांद्रता देखे थे। भैया मोलर सांद्रता ही तो देखे थे। अभी भी जस्ट बताए थे कि पाई1 इक्वल होगा पाई2 के। अगर परासरण दाब दोनों समान हैं तो इसका C1 इक्वल होगा किसके C2 के। और भैया C बराबर क्या होता है यम, और यम का मतलब क्या होता है मोलर सांद्रता। अभी जस्ट बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ऑप्शन ए पे टिक लगाए होंगे। ठीक है चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपके परीक्षा में ऐसे ही आने वाला है कि परासरण दाब पाई विलेय की सांद्रता C के साथ किस प्रकार संबंधित होता है। बताओ किस प्रकार से संबंध रखता है आपका। कि पाई बराबर C² या पाई बराबर 1/C होता है या पाई बराबर C+R होता है या C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पाई होता है। भैया अभी पढ़े थे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है हमारा C होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ए ऑप्शन सही है। ठीक है आप लोग भी लगाए होंगे। चलो देखते हैं 1/2 समीकरण में यन का मान किसके बराबर होता है। भैया यन क्या था आपका, यन बराबर क्या होता है W/MB। अभी पढ़े थे 1/2 समीकरण में यन का मान किसके बराबर होता है विलेय के। क्या होता है W का मतलब होता है क्या द्रव्यमान, बालक यम का मतलब क्या होता है अणुभार। अभी अभी देखे थे N बराबर क्या होता है W/M। अब चेक करो द्रव्यमान बटा अणुभार कहाँ है, भार बटा अणुभार। और क्या है अणुभार बटा भार, घनत्व गुणे आयतन, भार गुणे अणुभार। अब द्रव्यमान को ही भार कहा जाता है, दिमाग में ये डाल लेना, बात एक ही है नहीं तो कंफ्यूजन हो जाओ। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, ए होगा भार बटा अणुभार। ठीक है चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में चलते हैं हम। यदि है कि किशमिश को शुद्ध जल में रखने पर वह फूल जाती है, यह घटना क्या कहलाती है। यहां पर देखो किसको फुला रहे हो, किशमिश को। किशमिश कैसा होता है पिचका हुआ, पानी में डालते हो तो फूल जाता है। तो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं कि अंदर से बाहर की ओर, क्या होता है भैया अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर। तो अंतःपरासरण का मतलब क्या समझे थे, बाहर से अंदर की ओर। तो किशमिश हमारा पिचका हुआ था, सिकुड़ा हुआ था। जब विलायक के अणुएं बाहर से किशमिश के अंदर प्रवेश करती हैं तो इसको क्या कहते हैं हम अंतःपरासरण कहते हैं। ठीक है बाह्य में क्या होता है सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। कौन पिचक जाता है अंगूर। चलो नेक्स्ट पे देखते हैं
अच्छा, एक टॉपिक और आता है प्रतिलोम परासरण भैया, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जो ऑस्मोसिस या परासरण की क्रिया थी, परासरण दाब था, अगर उसमें परासरण दाब से ज्यादा दाब लगा दिया जाए तो जो विलायक की अणुएं विलयन की ओर जा रही थी वही विलयन से विलायक की अणुएं विलायक की ओर जाने लगी। उल्टा, रिवर्स का मतलब होता है उल्टा, ऑस्मोसिस का मतलब होता है परासरण। उल्टा परासरण को क्या कहते हैं? प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आरओ। आरओ, आरओ वाला वाटर पिए हो ना, आरओ पानी। आरओ पानी कैसे बनता है हमारा? रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड पर। बात क्लियर है? देखो यहां पे क्या लिखा है, यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए। क्या बोला है? कि परासरण दाब से अधिक दाब लगाया जाए तो विलायक के अणु उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता विलायक की ओर गति करने लगते हैं। वही चीज उल्टा कर दिया गया है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक जो जा रहा था, इतना दाब लगाओ कि उल्टा बहने लगे। जब उल्टा बहने लगता है उसी को क्या कहते हैं? रिवर्स। भैया रिवर्स गेयर होता है ना, मतलब बैक साइड। बैक साइड में जाना क्या कहलाता है आपका? आरओ। आरओ वाटर होता है ना, इसी मेथड पे होता है। इसका उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण में होता है। मतलब जो सॉल्ट वाला वाटर होता है उसमें से सॉल्ट को और वाटर को अलग करने के लिए हमारा ये आरओ सिस्टम जो है अपनाया जाता है। ये देखो आरओ प्लांट है, और यहां पर ये दिखाया गया कि जो विलायक की अणुएं विलयन की ओर जा रही थी वो विलयन से क्या करें? विलायक की अणुएं विलायक की ओर जाने लगी हैं। मतलब निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जो जा रही थी वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने लगी, रिवर्स होने लगा। इस वाले मेथड में यही होता है आरओ वाला सिस्टम। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। ठीक है, तो आप लोग भैया किस क्लास पे, किस टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, इसके लिए कमेंट में जरूर बताएं। अब हम मिलने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।